इस लेक्चर में हम आगे स्टडी कर रहे हैं फ्रिक्शन के बारे में और यहाँ पे हमें पढ़ना है फ्रिक्शनल क्लचेज। तो क्लच क्या होता है, किस तरह से क्लच की वर्किंग रहती है, क्लच का प्रिंसिपल क्या होता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। प्लस साथ में जैसे इसके अंदर फोर्सेज अप्लाई होते हैं, उन फोर्सेज के अकॉर्डिंग कितनी पावर की हमें रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम उस पावर को अप्लाई करने के बाद क्लच को इंगेज या डिसंगेज कर सकें। तो अगर हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ें तो फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन क्लच हैज़ द इट्स प्रिंसिपल एप्लीकेशन इन द ट्रांसमिशन ऑफ पावर ऑफ शाफ्ट एंड मशीन्स विच मस्ट बी स्टार्टेड एंड स्टॉप्ड फ्रिक्वेंटली। तो दैट मीन्स जैसे भी कोई भी अगर मशीन है बार बार स्टार्ट होती है, बीच में रोका जाता है उसे, तो वहाँ पे हमें पावर ट्रांसमिट भी करनी होती है और पावर को स्टॉप भी करना होता है। तो अगर ऐसी कोई भी डिवाइस है तो वहाँ पे हम पावर को इंगेज और डिसंगेज करने के लिए क्लच को यूज़ करते हैं। तो मोस्टली जैसे हमारा एक इंजन का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो ऑटोमोबाइल्स में इंजन से पावर जो जनरेट होती है वो पावर आपकी कंटिन्यूसली, अगर क्लच नहीं होगा तो आपकी गियर बॉक्स में जाती रहेगी। बट हम चाहते हैं कि हमारी पावर है वो कंटिन्यूसली गियर बॉक्स में ना जाए, तो उसके बीच में पावर को इंगेज और डिसंगेज करने का काम क्लच का होता है। सो ये हमारे नॉर्मल जो क्लच है उसका एग्जांपल है। द प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ बेयरिंग मस्ट बी मेंटेन एंड इट शुड बी लोकेटेड एट क्लोज टू द क्लच एज पॉसिबल। तो मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्लच के लिए वो हैं द कॉन्टेक्ट सरफेस शुड डेवलप ए फ्रिक्शनल फोर्स दैट में पिक अप एंड होल्ड द लोड विद रीजनेबल लो प्रेशर बिटवीन द कॉन्टेक्ट सरफेसेज। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट सरफेसेज होंगी वो कॉन्टेक्ट सरफेसेज है उनके बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होना चाहिए ताकि जैसे ही वो इंगेज हों तो फ्रिक्शन की वजह से वो पावर आप जो ड्रिवन शाफ्ट है उसकी पावर ड्राइविंग शाफ्ट को ट्रांसफर हो जाए। द हीट ऑफ फ्रिक्शन should be rapidly dissipated and tendency to grab should be at a minimum। तो जितनी भी हीट वहाँ पे जनरेट हो रही है वो हीट इमिडिएटली वहाँ से डिसिपेट हो जानी चाहिए, गायब हो जानी चाहिए, या फिर वहाँ पे टेंडेंसी होनी चाहिए कि उसे वो इजीली ग्रैब कर सके। अदरवाइज अगर यहाँ पे हीट ज़्यादा जनरेट होती है तो ज़्यादा हीट जनरेट होने की वजह से आपके पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं। द सर्फेसेज शुड बी बैक्ड बाई ए मटेरियल स्टिफ इनफ टू एंश्योर ए रीजनेबली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। जो हम सरफेस वहाँ पे यूज़ करते हैं वो एक ऐसे मटेरियल की हो कि प्रॉपरली आपका जो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपरली सारी सरफेस के ऊपर इवनली हो जाए। द फ्रिक्शन क्लचेज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। डिस्क और प्लेट क्लच, जिसमें हम यहाँ पे सिंगल पॉइंट और मल्टीपल जो डिस्क है उनके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। इसके अलावा कॉन क्लच और सेंट्रीफ्यूगल क्लचेज होते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टडी करना है सिंगल प्लेट और सिंगल डिस्क और सिंगल प्लेट क्लच के बारे में। तो ये सिंगल प्लेट या सिंगल डिस्क क्लच कौन सा होता है, किस तरह से ये वर्क कर रहा है। तो जैसे इसके नाम से क्लियर है, यहाँ पे एक ही डिस्क होती है जो कि आपकी क्लच प्लेट होगी। अगर यहाँ पे ये मल्टीप्लेट क्लच प्लेट होगा तो वहाँ पे एक से ज़्यादा प्लेट्स होंगी जो कि यहाँ यूज होती हैं एज ए इंगेजमेंट ऑफ पावर। तो इट कंसिस्ट ऑफ ए क्लच प्लेट whose both sides are faced with a frictional material, usually of Farado. It is mounted on the hub, which is free to move axially along the spines of the driven shaft. The pressure plate is mounted inside the clutch body, which is bolted to the flywheel. Both the pressure plate and the flywheel rotate with the engine. जैसे आप यहाँ पे इस एग्जांपल में देख पा रहे हैं, यहाँ पे असेंबली है और इस असेंबली के अंदर आपके फ्लाई व्हील से आपकी प्रेशर प्लेट है वो कनेक्ट है कंटिन्यूसली और वो इंजन की क्रैंक शाफ्ट और ड्राइविंग शाफ्ट के साथ रोटेट होती है। द प्रेशर प्लेट पुशेज द क्लच प्लेट टुवार्ड द फ्लाई व्हील बाई ए सेट ऑफ स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग विच आर अरेंज्ड रेडियली इनसाइड द बॉडी। द थ्री लीवर्स, आल्सो नोन एज रिलीज लीवर और फिंगर्स, आर कैरिड ऑन पिवोट सस्पेंडेड फ्रॉम द केस ऑफ द बॉडी। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो असेंबली है वो असेंबली हम आपको इस लाइन डायग्राम से देख सकते हैं। तो यहाँ से इस डायग्राम से हमें क्लियर हो रहा है कि यहाँ जो असेंबली है इसके अंदर ये जो प्लेट बीच में दिखाई दे रही है ये आपकी क्लच प्लेट है जो कि आपकी फ्रिक्शन लाइनिंग, जो कि दोनों तरफ इसके फ्रिक्शन लाइनिंग्स है, आपकी प्रेशर प्लेट के लिए भी और आपकी फ्लाई व्हील के लिए भी। तो आपका प्रेशर प्लेट है वो आपकी फ्लाई व्हील के साथ अटैच्ड है, तो जैसे ही आपका फ्लाई व्हील रोटेट होता है वैसे ही आपकी प्रेशर प्लेट भी इसके साथ रोटेट होती है। जब ये लीवर हम यहाँ पे प्रेस करते हैं तो लीवर को प्रेस करने से क्लच यहाँ से डिसंगेज हो जाता है और क्लच जब यहाँ से डिसंगेज हो जाएगा तो यहाँ फ्लाईव्हील जैसे रोटेट कर रहा है तो फ्लाईव्हील के साथ आपके प्रेशर प्लेट है और फ्लाईव्हील है दोनों साथ में रोटेट नहीं कर पाएंगे और आपकी क्लच प्लेट है वो फ्रीली यहाँ पे रोटेट
करती रहेगी। तो यानी कि यहाँ पे आपका फ्लाई व्हील है उसके और क्लच प्लेट के बीच की रोड मूवमेंट ख़त्म हो जाती है। जैसे ही हम ये लीवर है इसको छोड़ देते हैं, तो लीवर को छोड़ते ही यहाँ से जो फोर्स अप्लाई होता है वो हट जाता है, और उसके बाद आपकी क्लच प्लेट है वो इंगेज हो जाएगी ड्यू टू द फोर्स ऑफ द स्प्रिंग। और इसके बाद क्लच आपका इंगेज होते ही आपकी जो पावर है जो फ्लाई व्हील से रोटेट हो रही थी वही पावर आपकी क्लच प्लेट को मिलेगी, क्लच प्लेट से ड्रिवन शाफ्ट को और ड्रिवन शाफ्ट के थ्रू आगे की तरफ। तो इस तरह से ये क्लच की वर्किंग रहती है। अब यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि नॉर्मली जो फोर्सेज यहाँ पे अप्लाई होते हैं वो फोर्सेज कितने होंगे और कितना मिनिमम टॉर्क हमें रिक्वायर्ड रहेगा कैलकुलेशंस के लिए। तो यहाँ पे टी हम कैलकुलेट करते हैं कि टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द क्लच, स्मॉल पी इंटेंसिटी ऑफ एक्सियल प्रेशर with which the contact surfaces are held together. R1 and R2 are the external and internal radius of frictional faces and mu is the coefficient of friction. अब यहाँ पे हमें इमेजिन करना है कि जो हमारे क्लच प्लेट है, अब इस क्लच प्लेट के ऊपर दोनों तरफ फ्रिक्शनल जो सरफेसेज हैं वही वर्क करती है एक्चुअल में पावर को ट्रांसमिट करने में। तो बीच का जो एरिया रहता है वो बीच का एरिया इसके लिए कोई भी यूज़फुल नहीं है। तो इसीलिए हमारे लिए यूजफुल एरिया कौन सा होगा, जहाँ पे फ्रिक्शन लाइनिंग्स हैं, और फ्रिक्शन लाइनिंग्स हैं फ्रॉम द रेडियस R2 टू R1। तो ये जो एरिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये एरिया हमारे लिए यूजफुल है। अब इसके लिए हम इमेजिन करते हैं कि ये हमारी जो क्लच प्लेट है कंप्लीट, ये क्लच प्लेट यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको। इस क्लच प्लेट में एक R रेडियस के ऊपर कोई भी DR स्ट्रिप हमने यहाँ पे इमेजिन की, जिसकी थिकनेस आपकी क्या होगी DR। तो इसके लिए वी नो दैट एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेसेस और फ्रिक्शन सरफेस क्या होगा, इस सरकमफ्रेंस के लिए जो थिकनेस इसकी DR है तो एरिया हो जाएगा 2πr.dr। अब अगर इसके ऊपर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एक्सियल फोर्स जो इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, टोटल वेट अगर इसके ऊपर W है तो दैट मीन्स इस रिंग के ऊपर अगर हम कंसीडर करेंगे तो इस रिंग के ऊपर जो लोड अप्लाई होगा वो होगा डेल W, और ये लोड होता है आपका प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर यहाँ पे स्मॉल p और एरिया है 2πr.dr। अब अगर हम यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करना चाहें कि कितना फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट होगा तो उसकी वैल्यू रहती है म्यू इंटू जो फोर्स अप्लाइड है। तो फोर्स यहाँ पे डेल डब्ल्यू अप्लाइड है तो म्यू इंटू डेल डब्ल्यू, तो ये वैल्यू आ जाएगी म्यू इंटू पी इंटू 2πr.dr। देन हमें टॉर्क की रिक्वायरमेंट अगर है तो इस रिंग के ऊपर टॉर्क अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो फ्रिक्शनल टॉर्क एक्टिंग ऑन द रिंग विल बी TR इक्वल्स FR इंटू R, और ये वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू पी 2πr.dr इंटू R। तो टोटल वैल्यू मिलेगी हमें 2π इंटू म्यू पी R²dr। अब यहाँ तक हमारी ये जनरल कैलकुलेशन है जो फ्रिक्शनल टॉर्क हम रिंग के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं उसकी वैल्यू हमें मिल गई। इसके बाद अब अगर हमें प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है तो हमें यहाँ पे इमेजिन करना होगा कि यहाँ पे दो केस हो सकते हैं। फर्स्ट केस कि यहाँ पे यूनिफॉर्म प्रेशर है वो अप्लाई हो डिस्क के ऊपर, या फिर यूनिफॉर्म वियर का केस हो सकता है, वो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो जैसे हमने कॉलर के केस में पढ़ा था, कॉलर में भी आपकी रिंग है वो इसी तरह से इमेजिन होती है कि बीच में आपके जो शाफ्ट है वो एक हॉलो सरफेस रहता है और उसके बाहर यहाँ पे जो कॉलर लगी हुई होती है, और उसी के लिए हम कैलकुलेशन स्टडी करते हैं। और उन्हीं में दोनों केस हम वहाँ पे भी स्टडी करते हैं, यूनिफॉर्म प्रेशर का भी यूनिफॉर्म वियर का भी। तो वैसे ही केसेस हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सेम मेथड रहेगा। When the pressure is uniformly distributed over the entire area of the friction spaces, then the intensity of pressure क्या हो जाएगा, P इक्वल्स W अपॉन एरिया। यहाँ पे एरिया क्या है, एरिया है आपका पाई R², और R² क्या होगा, जो होलो सरफेस है उसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे तो टोटल एरिया R1 और इंटरनल एरिया R2, तो पाई R1² माइनस R2², where W is the axial thrust with which the contact or frictional surfaces are held together। अभी हमने डिस्कस किया था अगर हम यहाँ पे एक रिंग कंसिडर करते हैं जिसकी रेडियस R है तो उसके लिए आपका फ्रिक्शनल टॉर्क क्या हो जाएगा, TR इक्वल्स 2π म्यू पी R²dr। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करें, जो लिमिट्स हैं हमारी R2 से लेके R1 तक, क्योंकि यहाँ तक टोटल हमारी जो वैल्यू है R2 से लेके R1 तक इसी सरफेस के ऊपर यहाँ पे फ्रिक्शनल टॉर्क अप्लाई होता है, तो इसीलिए हम इसको लिमिट्स को R2 से लेके R1 तक इंटीग्रेट कर देंगे टॉर्क को, TR को, तो हमें टोटल वैल्यू मिल जाएगी टॉर्क की। तो टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क एक्टिंग ऑन द फ्रिक्शन सरफेस और ऑन द क्लच विल बी T इक्वल्स R1 टू R2। सो ये R2 टू R1 है, और यहाँ पे टोटल वैल्यू जो मिलेगी वो आपको मिलेगी 2π म्यू P.R²dr, और यहाँ जो वैल्यू आ रही है R3/3, इसमें अगर हम R1 टू और R2
पुट करेंगे तो ये हो जाएगा R1 की क्यूब माइनस R2 क्यूब अपॉन 3। इसके बाद हम यहाँ पे जो वैल्यू अगर P की पुट कर सकते हैं तो P की वैल्यू कहाँ है हमारे पास, स्टार्टिंग में W अपॉन पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ये वैल्यू हमें मिली थी, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की। इसके बाद हमारी इक्वेशन है वो और सिंप्लीफाई हो गई और ये वैल्यू मिली हमें 2/3 इंटू म्यू W R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब अपॉन R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, या हम इसे लिख सकते हैं म्यू W कैपिटल R, और R की वैल्यू है वो यहाँ पे रह जाएगी मीन रेडियस ऑफ द फ्रिक्शन सरफेस, दैट इज 2/3 R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब अपॉन R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमें टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क की मिलती है इन द केस ऑफ सिंगल प्लेट क्लच, जब हमने कंसिडर किया था कि आपका यूनिफॉर्म प्रेशर अप्लाइड है। अब हम दूसरा केस कंसिडर करते हैं कि यूनिफॉर्म वियर का अगर केस होगा तो क्या रहेगा। तो यूनिफॉर्म वियर के केस में हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि प्रेशर की इंटेंसिटी क्या है, P जो नॉर्मल प्रेशर है, और डिस्टेंस कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, R डिस्टेंस के ऊपर। तो यहाँ पे जो भी वियर होगा वो वियर रहेगा P डॉट R, इनका मल्टीप्लीकेशन है वो एक कांस्टेंट रहेगा, तो P डॉट R इक्वल्स कांस्टेंट, या हम लिख सकते हैं P इक्वल्स C अपॉन R। अब हमें पता है कि जो नॉर्मल फेस है उसके ऊपर, रिंग के ऊपर जो नॉर्मल फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फोर्स है डेल W, तो डेल W को हम लिख सकते हैं P डॉट 2πr dr। अब यहाँ पे P की वैल्यू क्या रह जाएगी, C अपॉन R इंटू 2πr dr, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2πcr। तो ये 2πcr वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई। तो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्रिक्शनल सरफेसेज, तो वो क्या रहेगा W। अब हम इस वैल्यू को इंटीग्रेट कर देंगे बिकॉज डेल W किसके लिए था, सिर्फ रिंग के लिए जो कि R रेडियस के ऊपर थी। तो टोटल लोड अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो वो रहेगा R2 to R1 2πc dr। 2πc इज द कांस्टेंट एंड R विल बी इंटीग्रेटेड विद लिमिट्स R1 to R2। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2πc R1 माइनस R2। इस इक्वेशन से हम C की वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो आ जाएगी W अपॉन 2π R1 माइनस R2। अब हमें पता है कि फ्रिक्शनल टॉर्क अगर हमारे पास है तो रिंग के लिए क्या होगी उसकी वैल्यू, TR इक्वल्स 2π म्यू P R स्क्वायर डॉट DR, या हम इसे सिंप्लीफाई और करें P की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा C अपॉन R, या ये हो जाएगी वैल्यू 2π म्यू C डॉट R DR। यहाँ पे ये जो फ्रिक्शनल टॉर्क हमें मिला है वो रिंग के लिए है। अगर हम टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क कैलकुलेट करना चाहें तो इसी को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं विद लिमिट्स R2 to R1 तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 2π म्यू C डॉट R DR। इसका इंटीग्रेशन करना है R2 से R1 के, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा R डॉट DR का, वो रहेगा R2 स्क्वायर बाई 2, बाकी कंपोनेंट कांस्टेंट है तो 2π म्यू C बाहर आ जाएगा और ये वैल्यू बचेगी R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे जो वैल्यू आई है उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये वैल्यू हमारी हो गई पाई म्यू C R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। C की वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट की थी तो वो वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा पाई म्यू W अपॉन 2π R1 माइनस R2 इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर हो जाएगा R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू बचेगी 1/2 म्यू W R1 प्लस R2, या हम इसे लिख सकते हैं म्यू W R, और यहाँ पे जो मीन रेडियस है वो रहेगी R1 प्लस R2 बाई 2। And in general, total frictional torque acting on the frictional surfaces on the clutch is given by T equals mu WR। यहाँ पे जो N है वो नंबर ऑफ प्लेटेड जो सरफेस प्लेटेज हैं उनके बारे में डिफाइन करता है। तो इस तरह से हम टोटली कैलकुलेट कर सकते हैं सिंगल प्लेट क्लच के लिए। तो डिफरेंट केसेस में हमने देखा कि सिंगल प्लेट क्लच है तो उसके लिए हम कैलकुलेशंस किस तरह से कंप्लीट करते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपका ये टॉपिक क्लियर है और आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। थैंक यू।